आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की तेजी से उभरती हुई एआई पावर्ड फिनटेक एनबीएफसी कंपनीज में से एक पैसालो डिजिटल लिमिटेड के बारे में, जिसने FY26 में शानदार ग्रोथ डिलीवर की है और अब कंपनी खुद को इंडिया की MSME लेंडिंग, स्मॉल टिकट इनकम जनरेशन लोन्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी बेनिफिशरीज में से एक के रूप में अग्रेसिवली पोजीशन कर रही है। यह सिर्फ एक ट्रेडिशनल एनबीएफसी नहीं है, बल्कि यह हाईटेक और हाई टच मॉडल पर आधारित एआई ड्रिवन लेंडिंग प्लेटफॉर्म बनती हुई दिखाई दे रही है, जो इंडिया के अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड बोरोअर्स तक फॉर्मल क्रेडिट पहुंचाने का काम कर रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैनेजमेंट ओपनली कह रही है कि कंपनी अब हाई टच हाईटेक मॉडल से आगे बढ़कर फिन एआई ट्रांसफॉर्मेशन फेज में एंटर कर रही है। अगर FY26 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। कंपनी का असेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM FY26 में बढ़कर लगभग 61,009 रुपए मिलियन तक पहुंच गया, जिसमें लगभग 17% YoY ग्रोथ देखने को मिली। वहीं Q4 FY26 डिसबर्समेंट लगभग 13,440 रुपए मिलियन रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रॉफिटेबिलिटी की करें तो कंपनी ने Q4 FY26 में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली पैट लगभग 722 रुपए मिलियन डिलीवर किया, जिसमें लगभग 56% YoY ग्रोथ देखने को मिली। टोटल इनकम लगभग 2,609 रुपए मिलियन तक पहुंच गया, जिसमें लगभग 35% YoY ग्रोथ रही। जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 1,733 रुपए मिलियन रहा, जिसमें लगभग 61% ग्रोथ देखने को मिली। अगर पूरे FY26 की बात करें तो टोटल इनकम लगभग 9,437 रुपए मिलियन रहा, जबकि फुल ईयर पैट लगभग 2,372 रुपए मिलियन तक पहुंच गया। अब सवाल आता है कि आखिर पैसालो डिजिटल करती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो पैसालो छोटे बोरोअर्स, माइक्रो बिजनेसेस, MSMEs, स्ट्रीट वेंडर्स, फर्स्ट टाइम बोरोअर्स और सेमी अर्बन रूरल एंटरप्रेन्योर्स को लोन्स प्रोवाइड करती है। कंपनी का फोकस ऐसे बोरोअर्स पर है जिन्हें ट्रेडिशनल बैंक्स आसानी से क्रेडिट नहीं देते। आज कंपनी के पास लगभग 16 मिलियन कस्टमर्स का मैसिव कस्टमर फ्रेंचाइज मौजूद है और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगभग 5,299 टच पॉइंट्स तक पहुंच चुका है, जिसमें ब्रांचेस, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स शामिल हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी सिर्फ लोन्स नहीं देती बल्कि पर्पस लेड फाइनेंसिंग मॉडल फॉलो करती है, यानी अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स के लिए कस्टमाइज्ड लोन प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जैसे ऑटो ड्राइवर्स, डिलीवरी पर्सनल, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, एग्री बिजनेसेस और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। अब सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर डिस्कस करते हैं, इंडिया का MSME क्रेडिट गैप। मैनेजमेंट ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया कि इंडिया का MSME क्रेडिट गैप लगभग 1,03,000 रुपए बिलियन यानी 103 रुपए लाख करोड़ के आसपास है। अब इसका मतलब समझिए। इंडिया में करोड़ों स्मॉल बिजनेसेस ऐसे हैं जिन्हें फॉर्मल बैंकिंग क्रेडिट नहीं मिलता। यही वजह है कि NBFCs और फिनटेक लेंडर्स के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटी मौजूद है। खास बात यह है कि गवर्नमेंट भी MSME फॉर्मलाइजेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर एग्रेसिवली फोकस कर रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार इकोसिस्टम, अकाउंट एग्रीगेटर्स और AI बेस्ड अंडरराइटिंग की वजह से स्मॉल टिकट लेंडिंग अब ज्यादा स्केलेबल और प्रॉफिटेबल बन रही है। अब कंपनी की सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ डिस्कस करते हैं, AI ट्रांसफॉर्मेशन। मैनेजमेंट ने कॉल में क्लियरली कहा कि AI अब सिर्फ सपोर्ट फंक्शन नहीं बल्कि कंपनी की ऑपरेटिंग बैकबोन बन चुका है। आज पैसालो कस्टमर एक्विजिशन, अंडरराइटिंग, सर्विसिंग, कलेक्शंस और पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग तक AI का एग्रेसिव यूज कर रही है। Q4 FY26 में कंपनी ने लगभग 1,60,000 लोन एप्लीकेशंस AI एनेबल्ड ऑनबोर्डिंग पाइपलाइन से प्रोसेस किए। लगभग 1,25,000 सर्विसिंग केसेस और 2,25,000 डेट मैनेजमेंट केसेस AI असिस्टेड वर्कफ्लोज से हैंडल किए गए। इसके अलावा लगभग 2.5 लाख क्वालिटी चेक्स ऑटोमेट किए गए। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? ऑपरेटिंग लेवरेज इंप्रूव होने लगा है। मैनेजमेंट ने बताया कि ब्रांच नेटवर्क और AUM बढ़ने के बावजूद FY26 में ओवरऑल हेडकाउंट लगभग 3% कम हुआ, यानी कंपनी टेक्नोलॉजी और AI के जरिए ज्यादा बिजनेस कम मैनपावर में स्केल कर पा रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी AI लेड आउटबाउंड कॉलिंग, वॉइस बॉट्स,
टेक्स्ट बॉट्स और मल्टीलिंगुअल ऑटोमेशन भी अग्रेसिवली डिप्लॉय कर रही है। FY26 में लगभग 1.5 लाख AI ड्रिवन आउटबाउंड कॉल्स एग्जीक्यूट किए गए। अब मैनेजमेंट ओपनली कह रही है कि AI आने वाले वर्षों में ऑपरेटिंग लेवरेज और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा ड्राइवर बन सकता है। अब कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो पिक्चर और भी इंटरेस्टिंग दिखाई देती है। पैसालो फाइजिटल यानी फिजिकल प्लस डिजिटल सोर्सिंग मॉडल बिल्ड कर रही है। कंपनी ब्रांचेस, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स, BCs, मोबाइल ऐप, वेबसाइट और AI कॉलिंग इकोसिस्टम का कंबाइंड यूज कर रही है। आज कंपनी की प्रेजेंस 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज तक पहुंच चुकी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ Q4 FY26 में कंपनी ने 427 नए टच पॉइंट्स ऐड किए, यानी मैनेजमेंट क्लियरली अग्रेसिव एक्सपेंशन मोड में दिखाई देती है। अब कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी डिस्कस करते हैं, कोलेंडिंग पार्टनरशिप्स। पैसालो ऑलरेडी SBI, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक और कर्नाटक बैंक जैसे बड़े बैंक्स के साथ पार्टनरशिप्स में काम कर रही है। मैनेजमेंट ने कॉल में स्पेसिफिकली SBI कोलेंडिंग एक्सपेंशन को लेकर अपडेट दिया। मैनेजमेंट के अनुसार पैसालो अपनी कंप्लायंस साइड कंप्लीट कर चुकी है और FY27 में SBI पार्टनरशिप एक्सपेंशन सिग्निफिकेंटली स्केल हो सकता है। अब इसका इंपॉर्टेंस समझिए। NBFCs की सबसे बड़ी चैलेंज होती है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, लेकिन कोलेंडिंग मॉडल में बैंक्स लो कॉस्ट कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, जबकि पैसालो सोर्सिंग और सर्विसिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इससे स्केलेबल ग्रोथ और बेटर मार्जिन्स दोनों पॉसिबल होते हैं। और यही रीजन है कि कंपनी लायबिलिटी डाइवर्सिफिकेशन पर अग्रेसिवली फोकस कर रही है। FY26 में कंपनी ने अपना मेडन ECB यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इशू सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जिसमें लगभग $15 मिलियन रेस किए गए। साथ ही कंपनी को अस्टेबल डुअल क्रेडिट रेटिंग भी मिली, जिससे इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग एक्सेस और मजबूत हो सकता है। अब एसेट क्वालिटी की बात करें तो नंबर्स काफी इंप्रेसिव दिखाई देते हैं। Q4 FY26 में कंपनी का GNPA सिर्फ 0.76% और NNPA सिर्फ 0.61% रहा। कलेक्शन एफिशिएंसी लगभग 98.5% रही। अब इसका मतलब यह है कि डिस्पाइट स्मॉल टिकट लेंडिंग फोकस, कंपनी ने स्ट्रॉन्ग अंडरराइटिंग डिसिप्लिन मेंटेन किया है। मैनेजमेंट ने बताया कि लगभग 93% पोर्टफोलियो सिक्योर्ड नेचर का है। अब मार्जिन्स की बात करें तो पिक्चर काफी हेल्दी दिखाई देती है। कंपनी का पोर्टफोलियो यील्ड लगभग 17% है, जबकि बोरोइंग कॉस्ट लगभग 10.2% तक रिड्यूस हो चुकी है। इसी वजह से NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 6.8% तक पहुंच गया। मैनेजमेंट का कहना है कि FY27 में भी लगभग 6.5% प्लस NIM मेंटेन करने की कोशिश रहेगी। अब कंपनी की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लगभग 35.8% है, जबकि डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 2.43x है। यानी कंपनी के पास फ्यूचर ग्रोथ फंड करने के लिए पर्याप्त बैलेंस शीट कैपेसिटी मौजूद है। अब मैनेजमेंट की लॉन्ग टर्म रोड मैप देखें तो कंपनी अगले 3 वर्षों में अग्रेसिव स्केलिंग टारगेट कर रही है। मैनेजमेंट का फोकस 4 मेजर पिलर्स पर है। पहला, लास्ट माइल रीच एक्सपैंड करना। दूसरा, MSME और इनकम जनरेशन प्रोडक्ट स्विट एक्सपैंड करना। तीसरा, नई ज्योग्राफीज में एक्सपैंड करना। और चौथा, AI और ऑटोमेशन के जरिए कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज करना। सबसे इंटरेस्टिंग बात इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में यह कही गई कि कंपनी अगले 3 वर्षों में AUM, इनकम और पैट को लगभग 2x करने की स्ट्रैटेजिक रोड मैप पर काम कर रही है। अब रिस्क्स की बात करें तो NBFC सेक्टर इनहेरेंटली साइक्लिकल और रेगुलेशन सेंसिटिव इंडस्ट्री है। इकोनॉमिक स्लोडाउन, बोरोअर स्ट्रेस और फंडिंग मार्केट वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म इंपैक्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा अग्रेसिव ग्रोथ फेज में एसेट क्वालिटी मेंटेन करना भी क्रिटिकल रहेगा। AI लेड अंडरराइटिंग पावरफुल टूल है, लेकिन रियल वर्ल्ड क्रेडिट साइकिल्स में एग्जीक्यूशन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। कोलेंडिंग पार्टनरशिप्स पर ज्यादा डिपेंडेंसी फ्यूचर एग्जीक्यूशन रिस्क्स भी क्रिएट कर सकती है अगर बैंकिंग पार्टनरशिप स्लो हो।
लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म पिक्चर देखें तो पैसालो डिजिटल इंडिया की इमर्जिंग एआई ड्रिवन फाइनेंशियल इंक्लूजन ग्रोथ स्टोरीज में से एक दिखाई देती है। एमएसएमई क्रेडिट गैप, डिजिटल लेंडिंग अडॉप्शन, कोलेंडिंग इकोसिस्टम और एआई लेड ऑपरेटिंग लेवरेज जैसे मल्टीपल स्ट्रक्चरल थीम्स कंपनी के फेवर में दिखाई दे रहे हैं। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि मैनेजमेंट सिर्फ लोन ग्रोथ पर फोकस नहीं कर रही बल्कि टेक्नोलॉजी लेड स्केलेबल लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। जब कोई एनबीएफसी एआई, ऑटोमेशन और फाइजिटल डिस्ट्रीब्यूशन को अग्रेसिवली कंबाइन करती है तो क्लियरली कंपनी अगले फेज ऑफ फिनटेक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अग्रेसिवली तैयार दिखाई देती है। डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने एसबीआई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।